Jai Hind students, welcome back to the Defense Booster series for CDS and NDA examination. My name is राजीव शर्मा, जहां हम करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। आज की इस क्लास में हम कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, दैट इज अ डिफेंस डील। कुछ दिनों पहले इसी करंट अफेयर की क्लास में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि जो इंडिया है उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स को लेकर के एक प्रस्ताव यानी कि एक प्रपोजल जो है उस पर साइन किए थे। अब उसी प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए इंडिया ने यूएस के साथ, क्योंकि आपको पता है टैरिफ वॉर चल रहा था, जो 50% टैरिफ यूएस ने इंडिया पर एक्स्ट्रा लगाया हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी तनातनी जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही हमें दिखाई दे रही थी। इंडिया और यूएस को लेकर के सबसे ज्यादा ये करंट अफेयर में मुद्दा रहा था एक महीने पहले लगभग। तब ऐसा कहते हैं कुछ टैरिफ वॉर के तोड़ के रूप में उसे पेश किया गया था और कहा गया था दैट इंडिया विल बी साइनिंग अप प्रपोजल फॉर द डिफेंस ट्रेड, और उसी का एक हिस्सा ये है दैट इट हैज बीन स्टार्टेड नाउ, इनिशिएटेड कह सकते हो। सो इंडिया ने इसे साइन किया है। 4666 करोड़ रुपीस की डिफेंस डील होगी। इस डिफेंस डील में इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय जो थल सेना है और इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना जो है उसे मजबूत करने को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हो प्रोक्योरमेंट्स का जो एक्सचेंज है उसे फाइनल किया गया है। क्या है? पहला, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, भारत का रक्षा मंत्रालय जो है, उसके नाम पर यह डील साइन की गई है ऑन द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड 4666 करोड़ यानी 4666 करोड़ की टोटल डील रहेगी। इस बात को ध्यान रखना है। किसे स्ट्रेंथनिंग कर रहा है ये? डेफिनेटली कंट्री की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं और ऑपरेशनल रेडीनेस है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि भारत में, इंडिया में जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाए सो दैट द इंडियन फोर्सेस कैन बी रेडी फॉर द फ्यूचरिस्टिक वॉर्स। यानी कि आने वाले अपकमिंग टाइम में जो वॉर्स होने वाले हैं उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हुए हम फ्यूचर के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जल्द से जल्द हमारे पास हमें मिले, ताकि हमारे जो नेबरिंग एनिमी कंट्रीज हैं, खासतौर से हमारे पड़ोसी शत्रु राज्य जैसे कि चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज दैट वी हैव टू स्टैंड फॉरवर्ड फ्रॉम देम। हमें उनसे आगे ही खड़ा रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्लस हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस बहुत जरूरी है। ऑपरेशनल रेडीनेस का मतलब यह होता है कि हम हर स्थिति में युद्ध के लिए तैयार हैं, हम हर स्थिति में किसी भी टाइप के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी, सो दैट रेडीनेस मस्ट बी देयर। और इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं दैट आर विच आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड मॉडर्नाइजिंग आवर फोर्सेज, है ना। अब ये इनिशिएटिव जो है वो इंक्लूड करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्लोज क्वार्टर बैटल यानी कि CQB कार्बाइन राइफल्स का, जो इंडियन आर्मी को मिलेंगी। अपने आप में एक एडवांस राइफल है। कोल्ट डिफेंस के द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है जिसके द्वारा इस राइफल को बनाया गया है, जो क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए यूज की जाती है। ये कार्बन राइफल्स हैं। इनका एक वर्जन M4 राइफल्स के फॉर्म में भी हमारे पास आता है, CQBR M4 कार्बाइन के नाम से जानी जाती है, राइट। दूसरा, हम कुछ टॉर्पीडोज को इंडियन नेवी के लिए, जो हैवी वेट टॉर्पीडोज होंगे। अब टॉर्पीडोज क्या होते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको मिसाइल्स के बारे में तो पता ही होगा। मिसाइल्स जो कि एक वॉर लोड को या वॉर जो हेड होता है उसे अपने साथ कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा करके उसे एक्सप्लोड कराती हैं यानी कि विस्फोट कराती हैं, सो दैट मिसाइल्स लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर तक की मार करनी है, क्योंकि एक गन से हम नहीं कर सकते, एक आर्टिलरी से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रेंज मैक्सिमम कुछ मीटर्स में ही होती है, या अगर आर्टिलरी की बात करें तो कुछ किलोमीटर तक। लेकिन मिसाइल्स जो हैं, लाइक अग्नि की बात करें, अग्नि सीरीज, अग्नि 5, अग्नि 6, ये 5000 किलोमीटर प्लस पर जाकर मार कर सकती है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज रखती हैं, यानी कि अंतर महाद्वीपीय परास है इनकी रेंज है। इसका मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। बस उन्हीं मिसाइल्स का एक टाइप है। टॉर्पीडो एक ऐसी मिसाइल होती है, जैसे इंडियन नेवी के पास अभी तक की जो एक टॉर्पीडो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो सागरिका है। तो सागरिका इज अ टॉर्पीडो। सो टॉर्पीडो का मतलब है ऐसी मिसाइल जो कि पानी के अंदर चलती है और पानी के अंदर मार करती है। दैट कैन बी एंटी सबमरीन एज वेल एज द एंटी शिप, यानी कि ये जहाजों को या पनडुब्बियों को निशाना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है और पानी के अंदर छुप करके चलती है, उसे हम टॉर्पीडो कहते हैं। ये कलाबरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके लिए खरीदी जाएगी। और कलाबरी क्लास भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद हो तो हमने कलाबरी क्लास के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। कलाबरी क्लास प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है और ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है।
कलावरी क्लास क्या है, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। और प्रोजेक्ट 75 क्या है वो भी मैंने बताया हुआ है। स्कॉर्पियन क्लास क्या है वो भी मैंने बताया हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के कुछ प्रीवियस वीडियोस में करंट अफेयर्स के देखने तो पूरे पढ़ेंगे, मैं नंबर नहीं बताऊंगा कि कब पढ़ाया है ना, देखने तो पूरे पढ़ेंगे तभी तुम्हारा फायदा होगा। तो फिर से रिवाइज करो उसको, या शॉर्ट नोट्स अगर आपने बताए हैं मेरे कहे अनुसार तो उनमें आप रिवाइज कर सकते हो जाकर के। जिनको पता हो उनको बहुत बहुत बधाइयां। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज यूरोजोन। यूरोजोन क्यों करंट अफेयर में आया है हालिया तौर पर? क्योंकि यूरोप का एक कंट्री है जिसका नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है वो 21वां देश बना है, 21st नेशन यूरोप का ही, जिसने यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने अपनी खुद की जो करेंसी है लेव उसको अब ड्रॉप कर दिया है। मतलब ये लेव जो है वो बुल्गारिया देश की खुद की करेंसी है, उनकी नेशनल करेंसी, उसे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसे छोड़ दिया है और अब बुल्गारिया भी यूरो को अपनाएगा। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है भैया। सबसे पहले मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको बता देता हूं। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संघ है, एक संगठन है, एक आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ द नेशंस है, जिसमें यूरोप भर के जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके 27 कंट्रीज इंक्लूड करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये है क्या? बेसिकली यूरोपियन यूनियन यूरोप को समृद्ध करने के लिए, उसे प्रॉस्पेरस बनाने के लिए बनाया गया एक संघ है, एक यूनियन है, जिसमें हो क्या रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूरोप कमर्शियली क्या करे, ग्रो करे, और उसको कमर्शियली ग्रो कराने के ऑब्जेक्टिव से यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर यह तय किया कि हम एक ऐसा यूनियन बनाएंगे जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा या इंटरस्टेट ट्रेड करेगा, यानी आपस में एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देने का वो काम करेंगे। वो अपने सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपनी इकोनॉमीज को। और सबसे बड़ी चीज, इन देशों के लिए एक शर्त यह भी बनाई गई थी कि ये सभी मिलकर एक ही करेंसी का इस्तेमाल करें, यानी कि सिर्फ एक यूनिवर्सल करेंसी, एक सार्वभौमिक मुद्रा हो जिसे ये देश अपनाए, और उस करेंसी को यूरो कहा जाता है। लेकिन इसमें शामिल सभी देशों ने ऐसा नहीं किया है। तो इसमें शामिल अब 21 देश ही, जो 27 कुल इसके सदस्य देश हैं, उनमें से सिर्फ 21 देश इंक्लूडिंग बुल्गारिया ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो को अपनाते हैं। यानी इन सभी देशों में जो करेंसी है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, जिससे इनकी करेंसी मजबूत रहती है। तो यूरोजोन इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन यूनियन, मैंने आपको बताया दिया है, मेंबर स्टेट्स दैट हैव अडॉप्टेड द यूरो एज देयर सोल लीगल करेंसी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये किसके अंतर्गत बनाया गया था? यूरोजोन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंतर्गत बनाया गया था 1992 में। लेकिन सही मायने में इट केम इनटू इफेक्ट इन 1999। ये सही मायनों में केम इनटू इफेक्ट 1999 था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ही इफेक्टिव हुआ है 1993 से, तो इसके 6 साल बाद लगभग ये इफेक्टिव हुआ है। तो बुल्गारिया को याद रखना है और यूरोजोन क्या है उसे याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। करेंसीज के नाम याद रखिए, बुल्गारिया का लेव है और यूरोपियन यूनियन का यूरो। तो बुल्गारिया ने लेव को छोड़कर यूरो को करेंसी बना लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एनसीईआरटी। आपको पता होगा, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन फंक्शन क्या है? एनसीईआरटी क्या क्या काम करता है? पहली चीज, भारत में एजुकेशन की जो पॉलिसीज हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए अपने रिकमेंडेशंस जारी करता है सरकार को, कि शिक्षा की नीति को कैसे सुधारा जाए उसके मामले में सलाह देता है। दूसरा, जो स्कूल एजुकेशन है उसकी जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री का मतलब क्या हो गया कि जो उसका सिलेबस है उसे तय करके उसके लिए जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उन्हें तैयार करता है। एनसीईआरटी जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है ताकि बेहतर शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये इसके मेन फंक्शन है। अब इसके इन मेन फंक्शंस को देखते हुए और एजुकेशनल सेक्टर में लगातार दी जा रही इसकी बेहतरीन सेवाओं यानी कि सर्विसेज के लिए एनसीईआरटी को लेकर के एक प्रस्ताव जारी किया गया है, जो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भेजा गया है। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भारत में उच्च स्तर की शिक्षा यानी कॉलेज लेवल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन जो है, उस एजुकेशन के लिए काम करने वाला एक संगठन है, ये काउंसिल है एक तरीके से। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ये कमीशन जो है ये तय करता है कि किस शैक्षणिक संस्थान को हमें विश्वविद्यालय का दर्जा देना है या नहीं, यानी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देना है या नहीं। अब हालिया तौर पर इसके पास एक प्रस्ताव ये गया है कि एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया जाए। अगर ये हो जाता है तो क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी जो है वो यूजी पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को ऑफर करने की
अधिकार उसको मिल जाएंगे। ये रिसर्च वर्क्स यानी डॉक्टरल डिग्रीज जो है, डॉक्टरेट्स हो गए, पीएचडीज हो गई, उनको ऑफर कर सकेगा। एनसीईआरटी का जो दायरा है, जो उसका लिमिटेशन इन एजुकेशन है, वो ब्रॉड हो जाएगा डेफिनेटली। और ये तय है, बताया जा रहा है कि इसी महीने 2026 जनवरी में ही एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जा सकेगा। अब ये होता कैसे है? यूजीसी अधिनियम यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम 1956 में पास हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत ही या इस एक्ट के अंडर ही किसी भी इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है। ये जो स्टेटस यूनिवर्सिटी का मिलता है, उसमें ऐसा होता है कि यूजीसी जो है उसके पास प्रस्ताव जाता है, यूजीसी उस पर अपना रिकमेंडेशन सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजता है, और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर इस पर मोहर लगा देता है तो वो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी घोषित हो जाता है। अब यूनिवर्सिटी घोषित या यूनिवर्सिटी डिक्लेयर होने से किसी इंस्टीट्यूशन को क्या फायदा हो जाता है? वो इंस्टीट्यूशन अपना सिलेबस सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है, अपने हिसाब से अपना सिलेबस बना सकता है, अपने हिसाब से अपने जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको तय कर सकता है। तो उसके पास एक अच्छा खासा एजुकेशन के सेक्टर में रिसर्च करना और बेहतर सेवाएं देने का, यानी कि आपको बोल सकते हो और बेटर सर्विसेज ऑफर करने का एक ऑप्शन उसको मिल जाता है। तो एनसीईआरटी को अगर ये स्टेटस मिलता है तो डेफिनेटली इट विल बी बेटर फॉर द एनसीईआरटी एज वेल एज द पीपल ऑफ इंडिया। जो खासतौर से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तो इन चीजों को आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। स्टिंगलेस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी यानी कि मधुमक्खी, और स्टिंगलेस का मतलब है डंक रहित। डंक समझते हो? डंक होता है मधुमक्खी में, कांटा या डंक। इसमें डंक नहीं होता, इसलिए इसका नाम है स्टिंगलेस मधुमक्खी। ये मेलिपोनिनी ग्रुप की मधुमक्खी है, जो पेरू नाम के एक देश में ढूंढी गई है, अमेजन के फॉरेस्ट में। पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है, पेरू, जिसकी कैपिटल है लीमा। वैसे भी साउथ अमेरिका तो अभी करंट अफेयर में चल रहा है। वेनेजुएला जो उसका नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, कोलंबिया के ऊपर, ब्राजील के साथ और कोलंबिया के साथ जुड़ा हुआ, साहब एक देश में घुस के राष्ट्रपति उठा लेगा यार, बताओ क्या कर रहे थे। तो अमेरिका ने अभी हालिया तौर पर वेनेजुएला जो साउथ अमेरिकन देश है, लैटिन अमेरिकन देश है, उसके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को किडनैप किया है और उन्हें अरेस्ट करके अमेरिका के न्यूयॉर्क में रखा गया है। और वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मादुरो के ऊपर उनके द्वारा किए गए कुछ कामों के लिए जो अमेरिका को हार्म करते थे की वजह से क्या किया जाएगा? केस चला जाएगा। केस वेस कुछ नहीं चला जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, तेल के भंडार हैं। अमेरिका क्या करना चाहता है सभी समझ रहे हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हालांकि मैं इस बात में समर्थन देता हूं कि निकोलस मादुरो के रहते हुए वेनेजुएला की ऐसी तैसी तो हुई है, तो मेरे को निकोलस मादुरो के साथ भी जो हो रहा है कुछ खासा गलत नहीं हो रहा है, उसमें भी ज्यादा सहानुभूति लाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही पौधा उगा के खाता है उसका फल। मेलिपोनिनी ग्रुप की ये मधुमक्खी क्यों जरूरी है? पहली चीज, इस मधुमक्खी में या तो डंक होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत ही ज्यादा कमजोर, जो किसी इंसान या जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इंपॉर्टेंस क्या है सुनो। ये मधुमक्खियां जिस प्रक्रिया से शहद को एकत्रित करती हैं वो रासायनिक प्रक्रिया बहुत अलग है अन्य मधुमक्खियों की अपेक्षा, क्योंकि इनके द्वारा इकट्ठे किए गए शहद यानी हनी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि वो मेडिसिनल पर्पस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हनी या शहद होता है। इस वजह से ये मधुमक्खी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ अमेजन फॉरेस्ट के पेरू नाम की इस देश में ही जो अमेजन फॉरेस्ट का एरिया था, वहीं ये लगभग 170 प्लस वेराइटीज में मिलती है। 170 से अधिक प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं। तो बायोडायवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेरू देश की संसद में एक अधिनियम पास हुआ है, एक एक्ट पास हुआ है। और उस एक्ट या लॉ का मतलब क्या है? इस एक्ट में पहली बार इन मधुमक्खियों को, इन बीज को क्या दिया गया है? उनको एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट दिया गया है, लाइक फंडामेंटल राइट, एक संवैधानिक अधिकार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये पहली बार है जब दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर किसी इंसेक्ट यानी कीड़े को कानूनी अधिकार दिया गया है। जानवरों को तो मिला है, कीड़े को नहीं मिला, ये पहली बार है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है पेरू का, क्योंकि इससे अब क्या फायदा होगा कि दुनिया के और दूसरे देश भी इसके बारे में सोचेंगे और कीट पतंगे जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनको कानूनी अधिकार देने के बारे में वो लोग सोचेंगे, जिससे बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने में हमें बहुत मदद मिलेगी और लोगों को अवेयर करने में मदद मिलेगी। अब इसका फायदा क्या है कि अगर ये राइट इनको लीगली प्रोवाइड किया गया है तो ये है राइट टू सर्वाइव, यानी कि जीने का अधिकार, पॉपुलेशन रीजेनरेशन, अपनी प्रजाति को बढ़ाने का अधिकार, रीजेनरेशन यानी रिप्रोडक्शन, प्रजनन का अधिकार, हैबिटेट रिस्टोरेशन,
अपना जो प्रवास है वो करने का अधिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार, एंड लिविंग इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और प्रदूषण मुक्त स्थानों पर रहने का अधिकार। ये कानूनी अधिकार है, कोई भी तोड़ेगा उसे सजा हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। कानूनी अधिकार का मतलब है कि कानून ने संरक्षण दे दिया है। अब अगर तुमने एक मधुमक्खी मार भी दी ना तो तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आसानी से मार नहीं सकते। स्टेबल एस बी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए भैया, आज के लिए हमारे ये टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको पढ़ते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। नाउ यू हैव ओनली जस्ट 3 मंथ्स फॉर योर एग्जामिनेशन। और एफकेट वाले जो बच्चे भी इनको देख रहे हैं वीडियोस को, वो जरूर इनको कॉपी करते रहे। फैक्चुअल टॉपिक्स ही मैंने लिए हैं जो एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट प्लीज do watch these videos and keep on studying. All the very best. Thank you.